जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं रोशन सर आप सभी को पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में। देखिए मित्रों, यह क्लास जो है ये उन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए है जो क्लास 9th और 10th में है। ठीक है, जो लोग क्लास 9th और 10th में है उनके लिए एक क्लास जो है बेसिक वाला क्लास होने वाला है। बहुत मजेदार क्लास होने वाला है। देखिएगा, ये 9th और 10th दोनों के लिए है। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। अरे मार्कर को क्या हो गया भाई। देखिए, जो हम लोग का केमिस्ट्री है, ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं। देखिए बाबू, अगर सबसे पहले देखा जाए, कोई अगर आपसे पूछे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, हम केमिस्ट्री कहते हैं कि विज्ञान का वह शाखा जिसमें रसायन तथा इससे संबंधित पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायन का मतलब होता है केमिकल। ठीक है ना, जिसमें हम केमिकल के बारे में, रसायन के बारे में और उनसे जुड़ी पदार्थों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उस विज्ञान को हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री के जो पिता है, फादर है, ठीक है ना, पिता कहिए या फिर आप फादर कहिए या फिर आप जनक कहिए, ये तीनों आप कह सकते हैं। ठीक है ना, कि केमिस्ट्री के पिता कौन है, उनके फादर कौन है, उनके जनक कौन है। तीनों तरह का सवालों का जवाब एक ही होगा और वो होंगे हमारे लेवेसियर। ठीक है ना, लेवेसियर जी, लेवेसियर। ठीक है, देखिए, लेवेसियर को ही केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। लेवेसियर जो थे ये केमिस्ट्री के पिता थे, उनके जनक थे, इसीलिए लेवेसियर को ही हम उनके जनक कहते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री के। अब ध्यान से देखिएगा इसमें, तो आपको देखिए, ये तो हो जाएगा एक जनक, लेवेसियर हो जाएंगे, लेकिन पूछेगा कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय रसायन विज्ञान एक थे वर्ल्ड लेवल पे, जो सारी दुनिया याद करती है, उनके बारे में, लेवेसियर के बारे में। ठीक है ना, यानी पूरे विश्व में जिस तरह से अभी हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री कोई अन्य देश में जो अगर कोई टीचर पढ़ा रहा होगा तो वो भी बता रहा होगा। ठीक है ना, कि जो केमिस्ट्री का जो पिता होगा वो कौन होगा, तो लेवेसियर होगा। लेकिन एक हो जाएंगे हमारे इंडियन, ठीक है ना, यानी भारत के भी एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, तो केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारा शोध किया था। केमिस्ट्री को जन्म देने वाले बहुत सारे थ्योरी सिद्धांत उन्होंने दिया, इसीलिए उनको भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, इनका नाम देखिए, तो इनका नाम जो है पीसी रॉय है। शॉर्टकट में हम पीसी रॉय कहते हैं। ठीक है, रॉय, पीसी रॉय कहते हैं, जबकि पूरा नाम इनका प्रफुल्ल चंद्र रॉय है। ठीक है ना, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो इसे नाम को नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। पूरा नाम क्या था, तब प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ये पूरा नाम था उनका। ठीक है ना,
तो देखिए, अगर आपसे कोई केमिस्ट्री के बारे में पूछे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायन और उसके जुड़ संबंधित पदार्थों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जबकि इसके पिता जो होंगे, ठीक है ना, फादर और जनक जो हो जाएंगे, वो लेवेसियर हो जाएंगे। लेकिन एक भारतीय भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के जन्म देने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, अपना सहयोग किया था, जिनका नाम क्या था? तो पीसी रॉय। तो पूछेगा भारतीय रसायन विज्ञान के जनक या फिर भारतीय रसायन विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है? तो पीसी रॉय को कहा जाता है। पीसी रॉय, जिनका पूरा नाम था प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ठीक है ना। अब देखिए, थोड़ा सा बेसिक चीज है मेरे बाबू, थोड़ा सा बेसिक चीज है जो केमिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसे हम केमिस्ट्री का हिस्ट्री भी कहते हैं, केमिस्ट्री का हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए केमिस्ट्री का हिस्ट्री देखते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, पूछता है कि केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो कीमिया शब्द से हुआ है। कीमिया, कीमिया शब्द से हुआ है, ठीक है ना, कीमिया शब्द से। असल में जो कीमिया हम कह रहे हैं, एक कीमिया शब्द कैसा शब्द है, किस तरह का शब्द है, कैसा शब्द है, ये कैसा शब्द है, ठीक है ना। ये ग्रीक शब्द है, याद रखिएगा, ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है मेरे बाबू? तो ग्रीक शब्द है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री का जो शब्द है, जो ये केमिस्ट्री हम लोग कह रहे हैं, यह शब्द जो बना है, ये कथी से बना है, किस शब्द से बना है? तो कीमिया से बना है। तो और एक कीमिया जो शब्द है, आखिर किस तरह का शब्द है? तो ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? पूछेगा कि इसका अर्थ क्या होता है। आखिर में कीमिया का कुछ अर्थ होता होगा ना, मानते हैं कि ये ग्रीक शब्द है, लेकिन आखिर में कीमिया का अर्थ क्या होता होगा? तो कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। कीमिया का मतलब क्या होता है? काली मिट्टी, ठीक है ना, काली मिट्टी। समझ में आ गया? कीमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। बताइए, सबसे पहली बार जब हम केमिस्ट्री जो शब्द बोल रहे हैं, एक केमिस्ट्री शब्द शुरुआती में इसे क्या कहा जाता था? तो कीमिया कहा जाता था। कीमिया, कीमिया, कीमिया ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द से केमिस्ट्री बना है और इसे शुरुआती में कीमिया कहा जाता था, बाद में इसे इसे क्या कहा गया? तो केमिस्ट्री कहा गया। हालांकि ये ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता था काली मिट्टी। कीमिया का अर्थ क्या होता था? काली मिट्टी। समझ में आ गया ना। यानी जो ग्रीक के रहने वाले थे, वो काली मिट्टी को, ठीक है ना, कीमिया कहते थे, कीमिया, और वहीं से शब्द निकल के आया केमिस्ट्री। बात समझ में आ गया ना। आप ज्यादातर देखिएगा तो विज्ञान में जितने भी नाम है, वो सभी के सभी ग्रीक वर्ड से ही शुरू हुए हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, और चाहे वो फिजिक्स हो। बात समझ में आ गया ना। ये तीनों का तीनों नाम कहाँ से आया है? तो तीनों का तीनों जो नाम है, ये तीनों का तीनों ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया ना। आगे बढ़े आप, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, एकदम मिटकाते हैं इसको और आगे देखते हैं, ठीक है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। मालूम है बहुत काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है, लेकिन मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। पता नहीं आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं लेकिन हम लोग को पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए केमिस्ट्री में, देखिए केमिस्ट्री जो है ना, सबसे इंटरेस्टिंग कब बन गया? तो केमिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तब बना, लोग केमिस्ट्री के बारे में नहीं जान रहे थे, लेकिन जैसे ऑक्सीजन का जब खोज हुआ ना, ऑक्सीजन, O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का खोज हुआ ना, इसका खोज जब हुआ ऑक्सीजन का, लगभग कितना में हुआ? तो 1774, याद रखिएगा 1774 ईस्वी में जब ऑक्सीजन का खोज हुआ। और इसका खोज किसने किया? तो प्रिस्टेन ने, जोसेफ प्रिस्टेन, जोसेफ जोसेफ प्रिस्टेन, प्रिस्टेन, जोसेफ प्रिस्टेन, याद रखिएगा जोसेफ प्रिस्टेन ने। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो 1674 ईस्वी में, याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टेन नामक एक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन का खोज किया। जैसे इन्होंने ऑक्सीजन का खोज शुरू कर दिया ना, तो लोग इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए, वो जानने की कोशिश करने लगे कि भैया आखिर है क्या ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, ठीक है ना।
ये है क्या, इसके बारे में जब जानना शुरू किया लोगों तो धीरे 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 इनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया और धीरे 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 वहीं से एक सब्जेक्ट बन के निकला जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। बात समझ में आ रहा है ना। तो केमिस्ट्री शुरुआती में बताइए, केमिस्ट्री का उत्पत्ति अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कहाँ से हुआ, तो ऑक्सीजन के खोज होने से हुआ। और इस ऑक्सीजन का खोज जो हुआ बताइए किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टन ने किया था। कितना सन में किया था, तो 1774 ईस्वी में किया था। कुल मिलाकर बात समझ में आ गया ना आपको बाबू। देखिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। अब यहाँ से हम लोग की कॉन्सेप्ट बदल जाएगी और अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलेंगे। अभी तक जो आप लोग देख रहे थे बेसिक था, अब यहाँ से हम लोग मेन देखते हैं, ठीक है ना। जो आपके 9th क्लास में होंगे, 9th क्लास वाले जरूर देखिएगा मेरे बाबू। 9th क्लास वालों के लिए भी आई है, एकदम समझिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखिएगा केमिस्ट्री में जो आप लोग का पहला चैप्टर है हमारी आसपास की पदार्थ, ठीक है ना, वो सारी की सारी इसमें आएंगी, सारी की सारी इसमें आएंगी। मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अभी एकदम कंटिन्यू हूँ, अभी जस्ट आपके सामने ताजा ताजा परोसूंगा। बात समझ में आ गया ना। चलिए, तो कोई दिक्कत बाबू, अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा हो बढ़िया से एकदम कंटिन्यू, आपको अच्छा लग रहा हो, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली के पास, अपने वैसे फैमिली, ठीक है ना, जैसे बुआ का लड़का होता है ना, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, बुआ की बेटी होती है ना साहब, तो उनके पास ये वीडियो आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा हमारे पास भले ही स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन तहलका मचाने के लिए ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, ठीक है ना। दुनिया में इसी से आग लगा दिया जाएगा बाबू, ठीक है ना। हम तो हम है, फट जाए तो बम है, समझ में आ गया। और बाकी जो देखना है यहाँ पे मैदानी जंग हो चुकी है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, फटाफट से एकदम। बताइए कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप जरूर पूछिए, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं मेरे बाबू, ठीक है ना। अब कमेंट का जवाब देने का मतलब ये मत समझिएगा कि हम खलिया आदमी हैं, लेकिन फिर भी आप जो लगेगा कि हाँ इस कमेंट का जवाब, जैसे कोई प्रश्न आप पूछते हैं, जैसे इसमें मान के चलिए मैं समझाया, इसमें कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है और उसको अगर आप कमेंट में पूछते हैं तो उसका जवाब मैं तत्पर एकदम 24/7 हावर के अंदर में दूंगा, ठीक है। एकदम आप ही के ऊपर लगे हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं मित्रों। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे पदार्थ के बारे में, इसको हटाते हैं, उसके बाद से हम लोग फिर से बेसिक से चलेंगे। लोग आइए एकदम धीरे धीरे, काहे को हड़बड़ी मचाएंगे। तालका मचाया जाता है, शांति से मचाया जाता है, ये नहीं कि बस आ गए ताव में, ठीक है, और चढ़ गए नाव में। चलिए देखो भैया, मेरे भैया, मेरे बबनी, सब कोई देखो, ये सब तौरी है सब, कहती है सब कि हाँ सर आइए, लाइव आइए, लाइव में पढ़ेंगे, और पहले ही गायब हो जाती है सब। ये हमारे बहनिया सब है ना, एकदम एकदम मैंने कहा जाए, 385 मरी होगी तो एगो पैदा हुई है, ठीक है ना। और लमसम हमारे क्लास में तो लगभग कम से कम लगभग में होगा सब तो 40-50 को तो खाली लड़की होगा, सभी सब हमारी बहन सब एक से काल है सब, मैंने हर किस्म के वेराइटी वेराइटी के सब, खून पीने वाली, हड्डी तोड़ने वाली। चलिए आइए देखते हैं अब यहाँ पे फटाफट से एकदम। सबसे पहले देखते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ, पदार्थ जिसे हम लोग द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य, ठीक है ना। पदार्थ का एक और ही नाम है जिसको द्रव्य कहते हैं, इंग्लिश में इसे मैटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो पदार्थ, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया आपसे अगर कोई पूछे कि पदार्थ किसे कहते हैं, बताओ बताओ क्या द्रव्य कहते हैं, बताओ तो, ठीक है। तो क्या जवाब दीजिएगा। अगर आपसे हम पूछें कि पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा। तो देखिए एकदम हड़बड़ाना नहीं है, एकदम डराना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम आराम से लाहे से जवाब देना है कि भैया देखिए दुनिया में, दुनिया में आए हो तो कुछ काम कर प्यारे। चलो देखिए दुनिया में जितना भी वस्तु दिखाई दे रहा है, जितना भी वस्तु दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, वो सभी का सभी पदार्थ है, द्रव्य है। अब इस बात का सच्चाई किस तरह से पता लगेगा, तो देखिए दुनिया में जितना भी कुछ जो भी चीज आप देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। क्या घेरता है, स्थान। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, तो हम खड़े हैं तो मान के चलिए 2 कट्ठा नहीं जमीन छेके हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पैर के नीचे कुछ ना कुछ एरिया तो छेके हैं ना भाई। पैर के नीचे मेरा कुछ जमीन
यहाँ पे हम छेक लिए हैं कि नहीं छेक लिए हैं? बात समझ में आ रहा है ना? छेकना समझता है सब ना? बिहार के होके छेकना नहीं समझता है जी, गजब बात है। चलो कोई दिक्कत इसमें? तो दुनिया में देखिएगा तो जितना भी वस्तु है वो सभी का सभी अपने नीचे कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। जैसे मान के चलो हम यहाँ पे एक बाल्टी रख दें, सपोज दैट हम यहाँ पे एक बाल्टी रख दें। अब एक बात बताइए मित्रों, हम यहाँ पर जब बाल्टी रख दिए तो क्या ये नीचवा का इतना दूरिया का एरिया नहीं छेक लिया? बताओ भाई, बाल्टिया जो हम रखे हैं नीचे का एरिया इतना दूर का छेक लिया कि नहीं छेक लिया? तुम ही बताओ, इतना दूर छेक लिया ना? तो वस्तु का पहिलका होता है कि वो स्थान घेरता है। वस्तु का पहिलका शर्त होता है, पदार्थ का पहिलका शर्त होता है कि वो स्थान घेरता है। दूसरका चीज कि याद रखिएगा, दूसरका चीज उसका एक कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। लाइट को भी गजब हाल है भाई, ठीक है ना? देखिए द्रव्यमान यानी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है इसमें। द्रव्यमान का मतलब होता है कि कुछ लोग, देखिए द्रव्यमान का मतलब कभी भी आप ये मत समझिएगा कि वजन के बारे में बात किया है, ठीक है ना? वजन जो है, ऐसा कहा जाता है कि हम पृथ्वी पर अगर 50 किलो के रहेंगे, ठीक है ना, तो चंद्रमा पे जाएंगे तो हो सकता है कि हम 50 ग्राम के हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम लोगों का याद रखिएगा द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान, ठीक है, हम लोग का जो वजन होता है वो अलग अलग ग्रहों पे देखिएगा, अलग अलग स्थानों पे तो अलग अलग हिसाब से होता है। लेकिन वहीं आप देखिएगा अगर गौर से द्रव्यमान, तो द्रव्यमान सेम रहता है। देखिए द्रव्यमान सेम होने का मतलब है कि उस वस्तु में पूरा का पूरा हिस्सा जो है सेफ है। जैसे एक बात बताओ, अगर ये बल्टिया को हम यहाँ पे रखे हैं तो पूरा है, तो क्या यहाँ पे रखेंगे तो ये बल्टिया आधा घट जाएगा, आधे रहेगा? अगर दूसरा जगह ले जाके यहाँ पे इसको बल्टिया को टांग के दूसरा जगह ले जाएंगे तो क्या ये आधा हो जाएगा? नहीं ना होगा जी, बताओ, आधा होगा? नहीं होगा। जिस तरह से पूरा का पूरा होना चाहिए पूरा का पूरा रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान का मतलब होता है हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा। बात समझ में आ गया ना? हिस्सा, ठीक है ना? अब बताओ, अगर हम कहें कि मेरा द्रव्यमान बताओ, अगर हम पृथ्वी पर हमारा द्रव्यमान पूरा है तो क्या हम चंद्रमा पर जाएंगे तो मेरा द्रव्यमान घट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। द्रव्यमान घटने का मतलब हो गया कि मेरे हिस्सा में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ हिस्सा कट के निकल जाएगा। ये इसका मतलब अगर हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से मुझे ठोकर लग गया, ठोकर लगने के बाद सही बहिया उखड़ गया, अब हमारा द्रव्यमान सेम नहीं रहेगा। जिस तरह से पहले मेरा द्रव्यमान था उस द्रव्यमान में से मेरा एक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि मेरे शरीर से कुछ एक हिस्सा क्या हो गया? निकल गया। तो द्रव्यमान, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर मान के चलिए कोई वस्तु, ठीक है ना, उसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी पर कुछ एक मान मान लिया जाता है कि एक्स है, तो अगर वो चांद पे जाएगा तो क्या वो उसका एक्स नहीं, वो वाई हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर धरती पर एक्स है तो चांद पे भी जाएगा तो क्या होगा? एक्स ही रहेगा, यानी सेम रहेगा। द्रव्यमान कैसा रहता है? सेम रहता है। लेकिन उसका वजन जो होगा ना वो बढ़ेगा घटेगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि देखिए हमारे शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेशर लगा के रखा है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी जो पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये पूरा पकड़ के खींच के नीचे की तरफ रखा है, तो एकदम पकड़ के नीचे एकदम पकड़ के रखा है। बात समझ में आ गया ना? इतना पूरा खोपड़िया पर हम लोग, आपको भले इस बात का अनुमान नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग शुरू से अब सरवाइव कर चुके हैं, इसलिए हम लोग को पता नहीं चल पाता है। लेकिन हमारे शरीर के ऊपर जो हवा है ना, पृथ्वी का बाहर जो वायुमंडल है, ये बहुत काफी ज्यादा प्रेशर लगाया है। बात समझ में आ गया ना? और नीचे से पृथ्वी और ऊपर से हवा, ये दोनों मिल करके ना हम लोग को चाप के बीचवा में रखता है सब। समझ में आ गया ना? यानी हवा भी प्रेशर लगा रहा है और नीचे से पृथ्वी भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण खींच कर रखी है, कहती है बाहर जाएगा चोटा कहीं के ही जरा, ठीक है ना? देखिए, तो कोई दिक्कत इसमें आपको समझ में आ गया ना? एकदम समझ में आएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो द्रव्यमान समझ में आ गया ना आपको? बताइए, अगर कोई वस्तु, दुनिया में तो कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है यार जो स्थान न घेरे, ठीक है ना, प्रकाश को छोड़ के। बात समझ में आ गया ना? प्रकाश कहेगा कि दुनिया में एक ऐसा कोई कोई वस्तु, कोई चीज बताइए, कौन का नाम बताइए जो ना पदार्थ ना हो, ठीक है ना? तो लाइट, याद रखिएगा, यह जगह नहीं घेरता है। अब कहिएगा सर जगह तो घेरता है, लाइट मान के चलिए घर में बार दिए तो पूरा तो छेक लेता है लाइट।
भैया तो उसमें ठीक है, हम एक सूत्र के हिसाब से मान लेते हैं कि तुम्हारे हम अपने घर में अगर लाइट जला रहे हैं तो चारों तरफ रोशनी किया है तो जगह छेक लिया, ठीक है मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा का हिसाब से उसका में द्रव्यमान भी तो होना चाहिए, तो द्रव्यमान बताओ, प्रकाश में द्रव्यमान होता है? आप ही बताओ, प्रकाश में द्रव्यमान होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है, दुनिया का मात्र एक वैसा वह चीज जो द्रव्यमान या पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो है प्रकाश, ठीक है ना। ये पदार्थ में नहीं आता है। बाकी दुनिया में आप जितना भी चीज देख रहे हैं, ईंटा पत्थर घोड़ा गाड़ी बकरा बकरी आदमी हाथी पागल तुम हम, जितना भी चीजें दिखाई दे रही हैं, सभी के सभी क्या है, तो सभी के सभी पदार्थ है, या फिर उनको द्रव्य कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा आपको जो डिफिनीशन में जवाब देना है कि दुनिया की सभी वस्तु जो दिखाई दे रही है और वह कुछ ना कुछ स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है, यानी ये दो चीजें जिसमें होती है वो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो पदार्थ कह सकते हैं। कुल मिला के बात समझ में आ गया ना बाबू? बताइए, अगर हम चांद पर, अगर धरती पर हम 50 किलो के, तो चंद्रमा पर जाएंगे तो क्या 100 किलो के हो जाएंगे? जरूर हो सकते हैं, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति पे। तो चांद में तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ये नहीं है, तब प्रेशर जनरेट नहीं होता है, जब प्रेशर जनरेट नहीं होता वजन काय का भैया। लेकिन क्या द्रव्यमान मेरा घट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी पे अगर मेरा द्रव्यमान अगर x है, तो चांद पे भी जाएंगे तो द्रव्यमान क्या होगा? x ही होगा, यानी सेम होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें आपको? चलिए आगे बढ़े। चलो, बहुत शानदार। देखिए अब देखो बाबू, तो बताओ समझ में आ गया ना कि दुनिया में वह वस्तु जो कुछ ना कुछ स्थान घेरे, स्थान को घेरे, स्थान घेरे और साथ ही साथ उसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो पदार्थ या द्रव्य कहेंगे। अब पदार्थ या द्रव्य जो है ना, इसको मेन रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं मेरे बाबू? तो इसे दो भागों में बांटते हैं। देखिए कितने भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में। पहला हो जाएगा भौतिक आधार पर, भौतिक के आधार पे, भौतिक के आधार पे, और दूसरा हो जाएगा रसायन के आधार पे, रसायन के आधार पे, ठीक है ना। बताइए पदार्थों को कितने भाग में बांटा गया है? तो दो भागों में, एक भौतिक आधार पे, ठीक है ना, भौतिक आधार यहाँ पर लिखेंगे, आधार, भौतिक आधार बांटेंगे, और एक बांटेंगे रसायन आधार, ठीक है। पहला हो जाएगा भौतिक आधार, दूसरा का हो जाएगा रासायनिक आधार। चलिए थोड़ा सा मार्कर बाबू स्लो चल रहा है, अब इतना रात को हम मार्कर कहाँ लेने जाएं, ठीक है ना। इसी यही है, अब एक इसी मार्कर से काम चलाना है। अब इस बीच में हम क्लास नहीं चाहते हैं कि डिस्टर्ब करें, ठीक है ना। तो इसको पूरा फाइनली कर देते हैं, तो ध्यान से एक बार सुनिएगा आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे बाबू, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे हैं, हमारी बात को तो एकदम मानता है सब, ठीक है ना। वो अलग बात है क्लास में तनी से ढील सिलाई करता है सब ठीक है, लेकिन सब मानता है सब, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है। मेरे सभी प्यारे भाई बहन है सब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करके चलिएगा, ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा मार्कर में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको दिखाई न दे, स्क्रीन अच्छा नहीं है, मानते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे बाबू, ठीक है ना। तहलका मचाने के लिए अभी बोले ना कि ये काफी है, ठीक है ना। तो चलिए ना, आपका सपोर्ट रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि यार संसाधन क्या क्या चीज है, यहाँ पे लगाया जाएगा स्मार्ट बोर्ड, ठीक है ना। आप लोग की बस बस आप लोग सपोर्ट बना के रखिए, ठीक है ना। आप लोग का प्यार ही है जो हम लोग को इतना, इतने गर्मी और इतने मतलब परेशानियों में भी, संसाधनों की कमी होते हुए भी हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आप लोग हैं। कभी कभी मुझे मतलब ऐसा लगता है ना कि छोड़ दे पढ़ाना, लेकिन फिर भी हमको लगता है ना कि ये यार क्या मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, तो फिर आदमी चल गए, चलो कोई बात नहीं फिर पढ़ाएंगे भाई, ठीक है ना। अब हम लोग की ये ऐसी हो गई ना कि हम लोग की जाति ही हो गई है पढ़ाने वाली, मतलब एक होता है ना। अभी याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल की ये घटना हम बता रहे हैं कि हम कहीं गए थे, तो एक बाबा थे, ठीक है ना, नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, वैसे परिचित है वो व्यक्ति, ठीक है ना, लेकिन नाम नहीं बताएंगे, किसी को भी मान के चलिए ऐसे, ठीक है ना। तो पहले उन्होंने नाम पूछा,
अब पहले जान पहचान नहीं था लेकिन अब हो गया है, ठीक है ना। तो नाम पूछे वो, और उसके बाद से हम अपना नाम बताएं कि मेरा नाम रोशन कुमार ऐसे है। तो बोले मुंह में पान ले लिए थे, पूरा नाम बता, पूरा पूरा। हम बोले पूरा नाम। हम समझ गए कि काहे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये मतलब इनका मेन टारगेट था कि भैया जाति पूछना था कि भैया कौन जात के हो, ठीक है ना, बताओ पूरा टाइटल का नाम बताओ। हम बोले रोशन कुमार टीचर, ठीक है, एंड स्टूडेंट, ठीक है। मुड़ी खजुआने लगे, कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। हम बोले मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में हमारी जाति यही है, ठीक है ना। हम बोले इनको का बताएं अब, ठीक है। देखिए, जाति पाति कुछ नहीं, भेदभाव जो भी है ये सभी के सभी जो है बहुत मतलब बेकार एक तरीके से लगता है। धन्यवाद, जो लाइट आ गया, ठीक है ना। हमें जाति जो होना चाहिए कर्म के आधार पे होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, आपकी जाति विद्यार्थी है। हम अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ पढ़ा रहे हैं, तो हमारी जाति जो है विद्यार्थी भी है, और उसके बाद से हमारी जाति जो है शिक्षक जाति भी है। बात समझ में आ गया ना। तो कर्म के आधार पे शुरुआती में आप देखिएगा तो जाति का जो शुरुआत हुआ था ना, वो कर्म के आधार पे ही था। लोग बाद में इसको वंश के आधार पे कर दिया सब, क्या कहा जाए। चलिए खैर, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो केमिस्ट्री के में देख रहे थे पदार्थ के बारे में। पदार्थ आप लोग समझ गए अच्छे तरीके से। अब देखेंगे पदार्थ जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक आधार पे, एक रसायन आधार पे। तो भौतिक आधार पे याद रखिएगा, जो भौतिक आधार है इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तो 5 भागों में बांटते हैं। तो सफा बताओ, ये तो गजब है हाल है भाई, भाव खा रहा है जी। चलिए, कंगाली में आटा गिलाई भैया, आज भर चल जाओ, कल तुमको बढ़िया से एकदम आई लव यू टू बोल के यहाँ से रिजेक्ट करेंगे। समझ में आ गया ना। चलो देखते हैं यहाँ पे। नहीं चल रहा है जी, मान जाओ मान जाओ, देखो मनाने पे मान गया। चलिए, मान गया जी। देखिए देखिए बाबू, तो भौतिक आधार पे हम लोग, ठीक है ना, पदार्थ को 5 भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा ठोस, पहला हो जाएगा ठोस जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। और उसके बाद से हो जाएगा द्रव्य, उसके बाद क्या हो जाएगा द्रव्य, और उसके बाद से हो जाएगा गैस, उसके बाद से क्या हो जाएगा गैस, और उसके बाद से हो जाएगा यहाँ पर प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है ना। इसके बाद से क्या हो जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा, और प्लाज्मा के बाद से हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BIC, BIC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बताइए भौतिक आधार पे पदार्थों को कितने भाग में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यही हो जाएगा 5वां, ठीक है ना। तो पहला हो जाता है ठोस। आइए देखते हैं ठोस किसे कहते हैं, उसके बाद से देखेंगे द्रव्य किसे कहते हैं, उसके बाद से देखेंगे गैस किसे कहते हैं, और उसके बाद से प्लाज्मा, और उसके बाद से बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो मित्रों, सबसे पहले देखा जाए तो जो ठोस है, ठीक है ना, या जो ठोस है इसमें देखा जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि ठोस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वैसा पदार्थ या फिर वैसा वस्तु जिसका आकार निश्चित हो और जिसका आयतन भी निश्चित हो, यानी दोनों फिक्स हो। जैसे याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए, सपोज दैट, मान के चलिए ये मार्कर है, देखिए ये जो मार्कर है ना, देखिए ये मार्कर है। एक बात बताइए, इसका आकार फिक्स है कि नहीं? अगर हम इसको बाल्टी में डाल दें या फिर कहीं इसको डाल दें, मतलब कहीं से भी इसको बैग में डाल दें, कन्हों डाल दें, मैंने नीचे डुगरा दें, चाहे कुछ कर दें, इसका आकार फिक्स रहेगा कि नहीं? क्या इसका आकार बदलेगा? बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है? तो ठोस है। बात समझ में आ गया ना। और साथ ही साथ इसका आयतन है, आयतन का मतलब होता है इसका कुछ ना कुछ हिस्सा है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर ये हिस्सा नहीं होता तो क्या हमें दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। तो इसका हिस्सा है, देखिए इसमें आयतन है। तो बताइए, जिसमें आकार फिक्स हो और आयतन भी फिक्स हो, यानी ये अपना आकार किसी भी कीमत में नहीं बदल सकता है। जैसे बताइए, दीवार ले लीजिए, ये बोर्ड ले लीजिए, क्या ये बोर्ड का आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या हमारा आकार बदलेगा? बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। हम जैसे हैं वैसे ही हैं।
अब कोई सोचे कि हाथों पकड़ के तरह घुमा के टेढ़ कर दें तो वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन क्या इस तरीके से नॉर्मल हमारा आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या ये आँखियाँ जिस तरह तो इसका आकार बदल जाएगा? अभी आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, अभी हो जाएगा इस तरीके से, ऐसा थोड़ी है। बात समझ में आ गया ना। तो हम लोग का आकार जो है एकदम फिक्स है, इसीलिए हम लोग क्या है, ठोस है। बात समझ में आ गया ना। तो उस वैसा वस्तु जिसमें आकार, याद रखिएगा, जिसका आकार, आकार और आयतन दोनों फिक्स रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब बराबर रहता है, आकृति भी बराबर रहेगा और आयतन भी बराबर रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो ठोस कहते हैं। मतलब फिक्स रहता है, एकदम निश्चित रहता है। फिक्स का मतलब क्या कहते हैं, निश्चित, ठीक है ना, निश्चित रहता है। आयतन भी निश्चित रहेगा, आकार भी इसका निश्चित रहेगा। तो दोनों को मिल, अगर ये दोनों ठीक है, निश्चित है, तो हम इसे ठोस कहेंगे। जैसे कलम क्या हो जाएगा, तो ठोस हो जाएगा। जैसे दीवार क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ईंटा क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात समझ में आ गया ना। मोबाइल क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम देखते हैं द्रव्य। वैसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, लेकिन आयतन फिक्स हो। मतलब उसका जो हिस्सा है ना वो फिक्स रहेगा, वो हिस्सा में से घटेगा बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो उसका आकार है ना वो घटते बढ़ते रहेगा। जैसे पानी, जैसे दूध देख लीजिएगा। दूध आपके घर जो दूल्हा भैया वाला, दूध वाले भैया जो कंटी में देखिएगा भर के लाते होंगे, तो दूधवा जब कंटी में डलाता है ना तो कंटी का आकार ले लेता है, देख लीजिएगा। बड़ी बेवफा है, जिसके साथ जाता है उसी के साथ वफा करता है, बाद में उधर जाके उधर पलट जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए बड़ी शानदार एक है कि वफा करके हम तनहा रह गए, ठीक है ना। चलिए, दूध जो है ये आकार के मामले में बेवफा होता है, हमेशा बदलते रहता है, ठीक है ना। चलिए, जब उसे मग में डालेंगे तब मग का आकार का हो जाएगा। जब उसे छीपा में देखिएगा, हम लोग जब गरम गरम देखिए जब चाय बनता है ना, तो चाय कभी कभी देखिएगा हम लोग चाय पीते पीते मुंह में जरा लेते हैं। अब मुंह जर गया ना तो समझिए उस दिन खाना खाना एकदम दुश्वार हो जाएगा। इधर मुंह जर जाएगा, उसके बाद से दिन भर इसे जीभा पकड़ के रगड़ते रहेगा सब दांतवा में, ठीक है ना, पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहता है सब। अब जब तो इसीलिए ना आदमी एक बार जब जीभ जर जाता है उसके बाद से आदमी को होश आ जाता है कि नहीं भैया कप में नहीं पीना है एकदम से। उसके बाद डरा जाएगा, अगला बार चाय पीबे नहीं करेगा। फिर उसके बाद से पीना जब शुरू करेगा तो धीरे धीरे पीना शुरू करेगा। छोटा सा एक प्याला ले लेगा, उसी को हम कहते हैं छिपली, ठीक है ना। छोटका छिपली में धर लेगा, आधा के कप में से ढार लेगा, अगर बाद फूंक फूंक के सरवा के तब आराम से पी लेगा। बात समझ में आ गया ना। तो देखिएगा वही चाय छोटे से कप में जब डलाया गया था तो कप का आकार ले लिया था, जब उसी को कप से जब बाहर निकाला गया छिपली में तो छिपली का आकार ले लिया। यानी उसका आकार निश्चित है, आप अपने से बताइए। पानी, दूध और बाकी जितना भी द्रव्य वाला पदार्थ है, तेल ले लीजिए, चाहे जितना भी आपके घर में जो बहने वाला चीज है द्रव्य वाला पदार्थ है, ठीक है ना। तो बताइए आप गौर से बताइए, क्या इसका आकार निश्चित होता है? आकार निश्चित नहीं होता है। ये जिस बर्तन में डालेंगे, जिस पात्र में डालेंगे, उसी का आकार ले लेता है, इसीलिए इसे कहते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन इसका आयतन फिक्स रहता है। आकार जो रहेगा ना वो निश्चित नहीं रहेगा, अनिश्चित रहेगा, लेकिन इसका आकार जो है ना वो निश्चित रहेगा, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, आयतन, ओह आई एम सो सॉरी, क्या बता दिए, सॉरी। आकार जो इसका रहेगा वो अनिश्चित रहेगा, लेकिन जो इसका आयतन रहेगा वो फिक्स रहेगा। समझ में आ गया ना, यानी इसका हिस्सा। चलिए, ऐसा थोड़ी है कप में से जब हम प्लेट में डालेंगे तो उसमें से कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बराबर ही निकलेगा, ठीक है ना। तो उसका, ठीक है ना, आकार अनिश्चित रहता है लेकिन आयतन फिक्स रहता है। बात समझ में आ गया ना। तो ऐसे वस्तु या पदार्थ को हम कहते हैं द्रव्य, जिसका आकार क्या हो। इसमें देखिए, इसमें दोनों सेम रहेगा, आकार भी ठीक ठाक रहेगा, आयतन भी ठीक ठाक रहेगा, दोनों ठीक ठाक रहेगा। समझ में आ गया ना। लेकिन हैकरा में ठीक नहीं रहेगा, देखिएगा इसमें जो आकार रहेगा ना, आकार है त्रिगौजा पथारी कर दे रहे हैं, इसका मतलब समझिएगा कि अनिश्चित, मैंने बकटेन अकटेन है बना दे रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। और आयतन जो रहेगा इसमें, आकार इसका अनिश्चित रहेगा लेकिन आयतन जो रहेगा ना वो एकदम बराबर रहेगा, फिक्स रहेगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इस तरह काट देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से काट देंगे तो समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है, अनिश्चित वो कह रहे हैं, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर सही का निशान मतलब दोनों सही है, आकार भी सही है, आयतन भी सही है। समझ में आ गया ना। चलो तो बताओ,
आकार इसका अनिश्चित है लेकिन आयतन इसका निश्चित है। समझ में आ गया ना? जो आकार है वो अनिश्चित है लेकिन आयतन जो है इसका निश्चित है। तो समझ में आ गया? तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं? तो द्रव्य कहते हैं। ठीक है, पानी क्या हो जाएगा? तो द्रव्य हो जाएगा, द्रव्य अवस्था हो जाएगा। तेल क्या हो जाएगा? द्रव्य अवस्था हो जाएगा। उसके बाद से रसगुल्ला का चाशनी, जिसको हम लोग पाग कहते हैं, जूस, ठीक है ना, जूस कैसा हो जाएगा? तो द्रव्य में आएगा। चलिए, उसके बाद गैस लिख लेते हैं। ई देखिए, ई बबुआ का ई तो और ही खत्म है। गैस का ना तो ई चोटा के आकार फिक्स रहता है, ना इसका आकार फिक्स रहेगा, और ना ही इसका आयतन फिक्स रहता है, ना ही इसका आयतन फिक्स रहता है। ठीक है, ना इसका आकार, देखिए ना इसका आकार फिक्स रहता है, ना इसका आयतन फिक्स रहता है। बात समझ में आ गया ना? दोनों के दोनों इसका जो है, ठीक है ना, पूरा एकदम बढ़िया तरीका से चौपट रहता है। गैस को देखिएगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगरबत्ती। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगरबत्ती। आप देखिएगा गौर से, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं और अगरबत्ती जला के किसी घर के एक कोना में खोस देते हैं, अब एक कोना में खोसाता ई कोना में है लेकिन महकेगा ऊ कोना तक। बात समझ में आ गया ना? यानी जो धुआं निकलता है ना, वो गैस है। कहता है कि पूरा का पूरा जो एरिया है ये हमारा है, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो एरिया है वो हमारा है। मतलब इसका कोई आकार फिक्स नहीं रहता है, पकड़ के पूरा धरेगा, एकदम पूरा घूम लेगा, पूरा कहेगा घर हमारा है पूरा, ठीक है ना। और उसके बाद से इसका आयतन भी देखिएगा तो आयतन वो बराबर नहीं होता है, पूरा एकदम कहता है, जब आकार जब एकदम एने ओने पूरा छेक लेगा तो आयतन भी पूरा धर के छेक लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए याद रखिएगा, जो गैस होता है, ये जो होता है ना, ये इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है, इसीलिए इसे हम गैस कहते हैं। ठीक है ना? बताओ, अगरबत्ती से निकलने वाला जो धुआं होता है, वो धुआं किस अवस्था में होता है? तो गैस के अवस्था में होता है। किसके अवस्था में रहता है? तो गैस के अवस्था में रहता है। एलपीजी सिलेंडर याद रखिएगा, जो आपके घर में खाना बनता है वो किस अवस्था में होता है? तो वो तो खैर याद रखिएगा, वो सिलेंडर में जब तक भरा हुआ रहता है तब तक वो द्रव लिक्विड रहता है, उसे चाप के लिक्विड में बदल दिया जाता है। लेकिन बाद में देखिएगा उसे, तो जो बाहर जब लीक करके निकलता है ना, तो गैस में बदल जाता है। बहुत काफी ज्यादा गर्मी है बाबू, ठीक है ना। अब देखिए, ये रसायन वाला बाकी कल बता देंगे, बाकी है दो बता देते हैं। देखिए, प्लाज्मा जो है ना, ये दुनिया का सबसे गर्म अवस्था है और ये सबसे चौथा अवस्था है। दुनिया का सबसे गर्म अवस्था मतलब याद रखिएगा, लोहा, जब लोहा को पिघलाया जाता है ना, तो जिस तरीके से लाल टेह टेह एकदम निकलता है, एकदम देखिएगा, लोहा जब गर्म हो जाता है, सफा गर्म हो जाएगा, तब पानी की तरफ बहने लगता है। तो उसी अवस्था को हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, यानी पानी की तरफ बहता है। तो ठीक है ना, समझ में आ गया? तो प्लाज्मा अवस्था दुनिया का सबसे गर्म अवस्था होता है। जबकि यहाँ पर देखिएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बी से बोस, आई से आइंस्टीन, सी से कंडेंसेट। समझ में आ रहा है ना? तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, दुनिया का जो पांचवी अवस्था जो है, ये सबसे ठंडा अवस्था है। सबसे क्या है? सबसे सबसे ठंडा अवस्था है। ठीक है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका खोज एक भारत के वैज्ञानिक ने किया था, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है ना, सत्येंद्र नाथ क्या था? बोस नाम था। ठीक है ना। और इस याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस जब ये पांचवी अवस्था का खोज किए थे ना, तो इनके बतिया को कोई मानने वाला था ही नहीं, क्योंकि उस समय भारत जो था ना, याद रखिएगा, भारत उस समय गुलाम था। और ये जब बात जाके पेपर में छापने के लिए बोले ना, कि ये पेपर वालों को जब दिए इतिहास छापने के लिए, कि ये हम दुनिया का सबसे पांचवा अवस्था खोज किए हैं, ठीक है ना, इसको पेपर में छापिए लोग, तब पेपर वाला भगा दिया था, बोला कि बड़का बड़का बड़ बड़ दहस जात गधा पूछे कितना पानी आए हैं इंडिया के ही, बड़का अपना आप के साइंटिस्ट समझते हैं, इनका बेइज्जती करके तो भगा दिया था सब। ठीक है ना, बोस, सत्येंद्र नाथ बोस का बेइज्जती करके एकदम इतना बढ़िया तरीका से भगा दिया सब, बेचारा को दिल पर लग गया। उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा आइंस्टीन के पास,
ठीक है, और उसी में उस फार्मूला को भर के उस पेपर आता है, ठीक है ना। तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उन्होंने उसमें फार्मूला लिखा और बाद में एक चिट्ठी लिख के आइंस्टीन के पास भेजा उस फार्मूला को। जब आइंस्टीन इस फार्मूला को देखा और बाद में उसका उपयोग किया, तब जाके उसको लगा, अचंभित रह गया कि ऐसे भारत में देखा जाए तो भारत उसमें गुलाम था, इस गुलाम देश में भी इतने विद्वान लोग रहते हैं। अचंभित हो गया था जान के कि भैया भारत में भी इतना इतना विद्वान सब है, ठीक है ना। और बाद में तब जाके उन्होंने, आइंस्टीन ने क्या किया था, उस फार्मूला को पेपर में छपवाया और दुनिया को बताया, क्योंकि आइंस्टीन उस समय बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। यानी फिजिक्स का बाप उन्हीं को, असल में देखा जाए तो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स का बाप तो वही है। फिजिक्स के बाप कौन है बताइए, तो आइंस्टीन है, ठीक है ना। तो उन्होंने जब ये बात बोला ना, तब जाके पूरा दुनिया को कंफर्म हुआ कि सही बात है भाई, दुनिया का पांचवी अवस्था भी है, नहीं तो लोग चारे को समझ रहा था पहले, ठीक है ना। और जब आइंस्टीन ने बताया कि यह खोज किसने किया था, तब इसने एक भारत के रहने वाला एक विद्वान ने इसका खोज किया है, तो दुनिया को यकीन ही नहीं हो रहा था। खैर, अब चूंकि फिजिक्स का बाप बोल रहे थे, जनक बोल रहे थे, तो इनके बात को काटने वाला कौन था, इसीलिए सब कोई माना कि हाँ भाई बात सही है। दुनिया का पांचवी अवस्था का खोज जो किया है वो भारत का एक वैज्ञानिक है। इसीलिए तभी से इस पांचवी अवस्था का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी बोस ने खोज किया था और आइंस्टीन ने इसका विस्तार किया था, बताया था दुनिया को इससे परिचित कराया था, इसीलिए उनका भी नाम हो गया इसमें। और कंडेंसेट जो है उसका नाम है, बात समझ में आ गया ना। तब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दुनिया का पांचवी अवस्था। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल उसको देख लेंगे रसायन वाला आधार पे, ठीक है ना। बाकी आज के लिए राधे राधे मेरे बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को करने के लिए। और बाकी जितने भी आपके दोस्त मित्र होंगे उनको ये वीडियो पूरा का पूरा आप लोग बढ़िया तरीका से उनके पास शेयर करिए, उनको बताइए। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे बाबू, जय हिंद।